सर्दी ने फिर से पलटा मार दिया है और मौसम फिर से बहुत ज़्यादा ठंडा हो गया है। तो इस ठंडे मौसम में ना मेरा दिल चाह रहा था कि आज नाश्ते में ना कुछ अच्छा सा पराठा बनाकर खाया जाए। तो यहाँ पर बस मैं बना रही थी नाश्ते में प्याज़ वाला पराठा। मैं किस तरह से बना रही हूँ आप लोग ईज़ी सा है, देख के समझते जाइएगा। और मैं आपको बता दूँ कि आज के व्लॉग में क्या होने वाला है। तो नाश्ते की वीडियो मैंने आपके साथ शेयर किया है और इसके अलावा मैंने अपनी कंप्लीट मॉर्निंग रूटीन शेयर किया है कि उस मॉर्निंग रूटीन क्या है, क्लीनिंग किस तरह मैं करती हूँ, किचन क्लीन किस तरह से होता है और होम क्लीनिंग मेरी किस तरह से होती है। और इसके अलावा लास्ट पे मैंने ना आपके साथ शेयर किया है ग्रिडल को साफ़ करने का तरीका और यानी तवा साफ़ करने का तरीका मैंने शेयर किया है। जो लोग सिर्फ तवा साफ़ करने की वीडियो देखना चाहते हैं तो वो शुरू का पार्ट जो है वो स्किप कर सकते हैं और लास्ट पे जा सकते हैं। और जो लोग पूरा व्लॉग देखना चाहते हैं वो मेरे साथ जुड़े रह सकते हैं। तो यहाँ पर सिंपली इस तरह से मैंने 2 पराठे बनाने के लिए जो था पेड़े बना लिए थे। पेड़े जो थे वो मैंने इस तरह से बलों वाले बनाए थे। बहुत ईज़ी था है इस तरह से बनाने के लिए। ये मैंने व्हीट फ्लोर यूज़ किया है। दूसरा मैंने आटा जो है ना बोरी वाला आटा वो यूज़ नहीं किया है। तो इसके पराठे जो है ना बहुत मज़ेदार बनेंगे, बहुत मज़ेदार। आप लोग इस तरीके से पराठा बनाकर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि कैसा बना है। इसके ऊपर जो मैंने स्पाइसेस ऐड किए थे ना, वो नमक ऐड की थी, मैंने पिसी हुई मिर्च ऐड की थी और इसके अलावा दरदरी जो मिर्च थी ना वो ऐड की थी और धनिया मैंने ऐड किया था। और बड़ा प्याज जो है ना हमने बहुत बारीक सी काट कर ऐड करनी है। अगर हम मोटी प्याज ऐड करेंगे ना तो जो पराठा है ना वो हमसे बेला नहीं जाएगा और उसको बेलना भी हमने बहुत आराम से है क्योंकि बल खुल सकते हैं। और इसके ऊपर थोड़ा आपने जो खुश्का आटा है ना वो साथ साथ लगाते जाना है। बहुत ज़्यादा अगर आप खुश्का आटा लगाएंगे ना तो फिर जो पराठे के ऊपर खुश्का लगा होगा और वो भी ठीक तरह से फ्राई नहीं होगा, वो जल जाएगा खुश्का और फिर जो पराठा है ना उसमें से जला हुआ जो है ना फ्लेवर आता है। तो इस तरह से बस मैं जल्दी कर रही थी कि जो है ना नाश्ता हो जाए और बाकी फिर मैं क्लीनिंग का काम करूँ। तो दिन आजकल बहुत ज़्यादा छोटा है तो उसकी वजह से टाइम मैनेज करना जो है ना वो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो एक औरत होती है, जो एक हाउसवाइफ होती है, अगर वो इस टाइम मैनेजमेंट करना सीख ले तो कोई भी काम जो है वो उसके लिए मुश्किल नहीं रहता है। दिन छोटा हो या बड़ा वो आसानी से मैनेज कर लेती है और अपने सारे काम जो है, अपने सारे टास्क जो हैं वो दिन से लेकर रात होने तक सारे कंप्लीट कर लेती है। मैंने आपसे लास्ट वीडियोस में भी कुछ में शेयर किया था कि मेरी ये आदत है कि मैं सुबह के टाइम बिल्कुल भी जो है वो मोबाइल यूज़ नहीं करती हूँ। तो मेरी बाकी बहनें जो इनसे टाइम मैनेज नहीं होता उनको भी मेरी यही जो है ना वो मेरा कहना है कि आप लोग भी जो है ना वो सुबह के टाइम जो है वो मोबाइल वगैरह यूज़ ना किया करें। आपकी जो कॉल्स हैं आप अपने टास्क कंप्लीट करने के बाद अपना मोबाइल यूज़ करें, अपनी जो है कॉल्स वगैरह कर रहे हैं इंपॉर्टेंट जो आपने करनी होती हैं। मैंने भी जब एडिटिंग वगैरह करनी होती है तो साथ साथ मैं वीडियोस बना रही होती हूँ और एडिटिंग करने के लिए मैंने वो टाइम रखा हुआ है कि जब मेरे सारे होम टास्क जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर मैंने घंटा रखा हुआ है जिसमें अपनी वीडियोस एडिट करनी होती हैं, वॉइस ओवर करनी होती हैं। और फिर मैंने इसी तरह कुछ टाइम रखा हुआ है कि मैंने कब कौन सी वीडियो किस प्लेटफॉर्म पे अपलोड करनी है। तो इस तरह करके सारा जो अगर हम टाइम को मैनेज कर लें तो हमारे जो सारे काम हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं और इस तरह से कोई भी जो है ना हमसे ऐसा काम नहीं रह जाता कि जो ना हो पाए। और फिर दिन छोटा हो या बड़ा हम लोग सारे काम जो हैं वो टाइम पे कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर बस मैं सफाई करने से पहले सारे रूम की जो थी ना वो सेटिंग कर रही थी। और ये सोफ़ा कवर जो है ये तो मुझे दिन में कितनी ही दफ़ा जो है ना वो ठीक करना पड़ जाता है। तो बस जो एक औरत होती है ना वो अगर अपनी समझदारी और अक्ल को यूज़ करे और अपने जो है ना क्रिएटिविटी को यूज़ करे तो वो अपने दिन को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव बना सकती है। तो यहाँ पर बस मैंने अब सफाई का काम जो था ना वो शुरू कर लिया था। और मुझे बहुत बुरा लगता है कि अगर सफाई जो है ना वो आपकी सुबह में ना हो, आप शाम में कर रहे हो, दोपहर में कर रहे हो। क्योंकि सुबह को अगर आप सफाई कर लेते हो ना सारा दिन आपका जो है ना वो बहुत ज़्यादा खुशगवार गुजरता है। साफ़ सुथरा घर देखकर जो है वो आपकी नीयत और आपकी जो तबीयत है ना, नीयत कह रही हूँ, जो तबीयत है ना वो खुश रहती है और आप जो है ना इंटरनली बहुत अच्छा फ़ील करते हो, सुकून महसूस करते हो। आप अपने कमरे में आते हो साफ़ सुथरा होता है, आप अपने घर के जिस भी हिस्से में जाते हो ना आपको साफ़ सुथरा लगता है, आप किचन साफ़ सुथरा आपको लगता है। तो इसके बाद बस ये एक सफाई वगैरह करने के बाद मेरी आदत है कि मैंने डस्टिंग वगैरह उसी वक्त ही कर लेनी होती है। और क्योंकि फैसलाबाद में हवा जो है वो बहुत ज़्यादा चलती है, यहाँ पर मिट्टी बहुत ज़्यादा होती है। तो दिन में जो डस्टिंग है ना मुझे 2 दफ़ा करनी पड़ती है। एक दफ़ा मैं सुबह में कर लेती हूँ, एक दफ़ा मैं शाम में करती हूँ। अगर मैं डस्टिंग ना करूँ ना तो फर्नीचर के ऊपर बहुत ज़्यादा जो है ना वो डस्ट जो है वो जमा होना शुरू हो जाती है और इस तरह से फिर ना
फर्नीचर भी जल्दी ख़राब हो जाने का जो है ना ख़तरा होता है। तो अगर आप ये तो काम डेली के डेली करते रहो ना, फिर आपको इस तरह कोई भी डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं रहती है। और जो है ना बाथरूम भी मैं तकरीबन 1 दिन छोड़कर 1 दिन वॉश कर लेती हूँ, क्योंकि अगर आप हफ़्ता-हफ़्ता वॉशरूम भी ना साफ़ करें ना, तो वो भी जो है ना डीप क्लीन करने वाला हो जाता है। तो मेरी बस यही आदत है कि मैं सारे काम जो है ना हाथ के हाथ लगे हाथ कर लेती हूँ, कोई भी नहीं छोड़ती कि ये ना हो कि फिर बाद में मुझे काम करने के लिए ना प्रॉब्लम हो जाए। तो यहाँ पर ये नाश्ते के कुछ बर्तन थे, वो मैं किचन में आई, सफाई का काम करने के बाद, डस्टिंग कंप्लीट करने के बाद, सारी चीज़ समेटने के बाद फिर मैं बारी आ जाती है किचन की। और किचन मैंने समेटना शुरू कर दिया। और यहाँ पे फिर मैंने बर्तन तो थोड़े से धोने वाले, फिर मैंने वो बर्तन धोने शुरू कर लिए थे। भई डिशेज़ बस थोड़ी ही सी थी, तो इनको वॉश करने के बाद फिर मेरा नेक्स्ट काम था चूल्हा साफ़ करना, क्योंकि चूल्हा मुझसे जल गया था नाश्ता बनाते हुए। और फिर मेरी ये आदत है कि अगर वो गंदा हो गया है तो उसे उसी वक़्त साफ़ कर लो, क्योंकि अगर वो सारा दिन जलता रहेगा ना और चीज़ें बनती रहेंगी, तो फिर वो इतना ज़्यादा पक्का हो जाता है, उसकी जो कालक होती है ना, जो चीज़ दूध गिरी हो, चाय गिरी हो, वो इतना ज़्यादा पक्का हो जाता है कि फिर वो साफ़ करना जो मुश्किल हो जाता है। फिर आप जितनी भी ट्रिक लगाते रहो ना, फिर आपके हाथ तो काम करें ही करें, कंधे भी आपके जो है ना वो दुखना शुरू हो जाते हैं। तो बस यहाँ पर मैंने स्टोव क्लीनिंग जो थी वो स्टार्ट कर दी थी। और स्टोव भी मैं तकरीबन डेली बेसिस पे साफ़ करती हूँ, मैं इसको छोड़ती नहीं हूँ, क्योंकि फिर जो है ना इसकी भी डीप क्लीनिंग करने वाली हो जाती है। इसको डीप क्लीन करना भी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। जो अगर हम चीज़ें डेली बेसिस पे साफ़ करते रहें ना, हमें डीप क्लीनिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। ये भी मैं आपसे अपनी पहली वीडियोज़ में शेयर कर चुकी हूँ कि अगर आप डेली के बेसिस पे सारी चीज़ों को साफ़ करते रहेंगे ना, अब यही नहीं किचन की हर एक चीज़ ही आप साफ़ करने बैठ जाएँ। आप अगर स्टोव को डेली साफ़ कर रहे हैं, अपने काउंटर टॉप को डेली बेसिस पे आप साफ़ कर रहे हैं, मैं तकरीबन 3 से 4 दफ़ा काउंटर टॉप जो है ना, मैंने जितनी दफ़ा खाना बनाना है, जितनी दफ़ा चाय बनानी है और चाय के साथ जो चीज़ खाने के लिए बनानी है ना, मैं उसके साथ ही काउंटर टॉप जो है ना उसको साफ़ करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देखें जी, अब मैं आपके साथ शेयर करने लगी हूँ तवा साफ़ करने का तरीका। यहाँ पर देख लें कि तवा कितना ज़्यादा इसके ऊपर ना ये कालख जमी हुई है। ये क्या है, सिर्फ़ ऑयल है और आटा जो है ऊपर जमा होता रहता है। तो इतना ज़्यादा गंदा तवा मैंने इसलिए किया कि मैं आप लोगों के साथ ना शेयर कर सकूँ कि किस तरह साफ़ करना है। अब इसको फुल आँच करके ना आपने तवे को अच्छी तरह सेक लेना है। जब तवा अच्छी तरह सिक जाएगा ना, तो फिर आपने एक पुरानी छुरी ले लेनी है और उसके साथ ये जितनी भी आपको कालख नज़र आएगी ना, आप इसको ना खुरचना शुरू कर दें। आप खुरचते जाएँगे, या आराम-आराम से खुरचता जाएगा। ज़रा भी ज़्यादा आपको एफ़र्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और फिर आप इसको उतार लें तवे से और देखें इस तरह से, जैसे मैं इस तरह खुरचती जा रही हूँ ना। अगर आप छुरी से नहीं खुरचना चाह रहे, तो आप जो है ना, अगर आपके पास कोई पत्थर है छोटा-सा, आप उससे भी खुरच सकते हो। लेकिन बेहतर यही है कि आप ना पहले ये सारी मोटी-मोटी जो है ना, इसको आप काई को ना आप छुरी के साथ खुरच दें। आगे से भी आप इस तरह से खुरचते हैं, पीछे से भी आप इसी तरह खुरचते हैं, और हाथ अपना बचा के, तवे को हाथ ना लगने पाए। तवा इतना गर्म है कि अगर हाथ लग गया तो हाथ जो है वो जल जाएगा, फिर लेने के देने पड़ जाएँगे। तवा साफ़ करने की बजाय फिर आप अपना हाथ लेकर बैठे रहेंगे, और इतने दिन अगर काम नहीं होगा तो फिर डीप क्लीनिंग करने वाली हो जाएगी। इसलिए जो काम करते-करते साथ एहतियात भी ज़रूरी होती है कि हम लोग जो है ना वो सेफ़ रहें। तो देखें यहाँ पर काफ़ी हद तक जो है ना वो इसकी कालख जो थी वो उतर चुकी थी। तो अब आपने नेक्स्ट काम क्या करना है, आप हर घर में ही ये जो बेकिंग सोडा है ना वो पड़ा होता है, खाने का सोडा, आपने ये इसके ऊपर ऐड करना है और उसके साथ नींबू एक ऐड कर देना है। बेकिंग सोडा और नींबू दोनों ही जो है ना ये इस कालख के दुश्मन होते हैं। किसी भी लोहे वाली चीज़ पे डाल लो तो उसको चमका के रख देते हैं। बस आपको थोड़ी-सी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है। इसके ऊपर थोड़ा-सा फिर पानी डालें, और आपके पास ये जो स्टील बुर होता है ना घरों में बर्तन धोने वाला, उसके साथ इसको खुरचते जाएँ और अच्छे से इसको खुरचें। और नीचे से फिर आपने ना चूल्हा जो है ना उसको बंद कर देना है, क्योंकि फिर इस तरह से ना आपके हाथ जलने का ना ज़्यादा ख़तरा हो जाएगा। और इसको पानी डालते जाएँ, क्योंकि तवा जो है ना वो ड्राई होता जा रहा है गर्म होने की वजह से। तवा ड्राई नहीं होना चाहिए, तो इसके ऊपर थोड़ा-थोड़ा पानी ऐड करते जाएँ और इस तरह इसको खुरचते जाएँ। आप घर में, मैंने आपको जितनी जितनी भी चीज़ें हैं ना मैंने आपको बताई हैं, वो घर में ही अवेलेबल हैं, और उसको यूज़ करके आप जो है अपना तवा साफ़ कर सकते हैं। आपको कोई भी चीज़ जो है वो बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पर देखें, अब थोड़ी-सी मुझे लग रहा था कि कालख जो है ना वो लगी हुई है ऊपर। तो इन प्रोसेस को ना रिपीट करते जाएँगे हम तब तक, जब तक हमारा तवा जो है ना वो बिल्कुल साफ़ नहीं हो जाएगा, नीचे से ना डिज़ाइन नज़र आना शुरू हो जाएगा, जब तक हम इसको ऐसे ही साफ़ करते रहेंगे। और देखें, ये फिर से मैंने इसको सेक लिया और जितनी कालख थी मैंने इसको खुरच दिया। इसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर सोडा वगैरह डाला और इसको स्टील बोर्ड से खुरच दिया। अगर आपके पास स्टील बोर्ड नहीं यूज़ करना चाह रहे हैं, तो आप छोटा-सा कोई पत्थर लेकर ना उसके साथ भी इसको खुरच सकते हैं। तो इस तरह से देखें, मेरा जो तवा है वो कितने अच्छे से साफ़ हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो